जय हिंद। हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथ के बारे में। जो हम 12th में पढ़ेंगे फिजिक्स, तो उसमें कुछ मैथ का इम्पोर्टेंस है, मैथ कुछ आएगा, उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका ऑलरेडी हम एक लेक्चर ले चुके हैं। पहली क्लास हमारी क्लास 12th की हो चुकी है, ये दूसरी क्लास है जिसमें हम बेसिक मैथ को कवर करेंगे, कंप्लीट। देखिए, हम पिछले लेक्चर में आपको बताए थे ट्रिग्नोमेट्री के बारे में और कुछ भी बताए थे बेसिक मैथ के बारे में। आप जाकर उसको देख लीजिएगा, उस लेक्चर को। अब हम आज इस लेक्चर में पढ़ेंगे, राशि के बारे में, अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में। हमको मेनली पढ़ना है सदिश राशि के बारे में, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में। वेक्टर का यूज फिजिक्स में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। अभी पहला चैप्टर ही हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें एक कुलामीय बल आता है। उस कुलामीय बल को वेक्टर रूप में लिखना होता है, तो उसमें वेक्टर का यूज हम करेंगे। तो हमको वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए देखिए, वेक्टर जो होता है, सदिश क्या होता है, सदिश का मतलब क्या होता है। राशि हम बताए थे आपको कि राशि क्या होता है। राशि का मतलब, राशि को इंग्लिश में बोलते हैं क्वांटिटी। राशि का मतलब कि वह चीज़ जिसको हम नाप सकें, राशि है। जैसे हमारी लंबाई है, लंबाई क्या है, एक राशि है। लंबाई हम नाप सकते हैं, कितना लंबा है, राशि है। बोर्ड का लंबाई नाप सकते हैं, कितना है, तो मान लीजिए 3 मीटर है, 3 फीट है, तो 3 फीट है, तो ये लंबाई नाप सकते हैं। तो लंबाई एक राशि है। कोई चीज़ है जिसको नापना है वजन में, 10 kg का है, तो kg क्या है, एक राशि है। ठीक वैसे ही हम कह रहे हैं कि हम अपने आप को ऐसे ढकेल रहे हैं, ऐसे ढकेल रहे हैं। तो ढकेल रहे हैं तो कितना न्यूटन से ढकेल रहे हैं, कितना बल लगा के ढकेल रहे हैं, तो ये क्या है, एक राशि है। बल भी एक राशि है। तो वह चीज़ें जिसको हम माप सकते हैं, राशि कहलाती हैं। अब राशि जो होता है, दो तरीके का होता है। एक होता है सदिश राशि और एक होता है अदिश राशि। सदिश को हम बोलते हैं इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी और अदिश को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी है क्या। देखिए, राशि हम बता दें कि जिसको नाप सकते हैं, राशि है। लेकिन इसमें भी एगो आ गया अदिश और एगो सदिश। अदिश मतलब जौना के पास दिशा नहीं है, और सदिश मतलब जिसके पास दिशा है। मतलब ऐसी राशि जिसके पास दिशा है, सदिश राशि, और जिसके पास दिशा नहीं है वो अदिश राशि। जैसे में अदिश राशि में अभी हम सदिश पढ़ रहे हैं। सदिश, देखिए सदिश राशियाँ क्या क्या हैं। जैसे हम कहे कि बाबू तुम यहाँ से उठो और 10 किलोमीटर जाओ। अब आप पूछेंगे 10 किलोमीटर क्यों नहीं जाएं, उत्तर दिशा में जाएं, दक्षिण दिशा में जाएं, पूर्व में जाएं, पश्चिम में जाएं। तो इसको हमको बताने के लिए हम क्या कहेंगे कि आप उत्तर दिशा में जाइए, ऐसे बोलेंगे। ठीक, तो हम आपको दिशा बता रहे हैं कि इस दिशा में जाइए। तो जिसमें दिशा बताना पड़े वो सदिश राशि, और जिसमें दिशा ना बताना पड़े वो अदिश राशि। हम आपको बोले कि 10 किलोमीटर आप उत्तर दिशा में जाइए, यहाँ से हम कहें कि उठिए और जाइए उत्तर दिशा में 10 किलोमीटर चल करके। तो ये हो गया आपका विस्थापन। आप विस्थापित होंगे, किस दिशा में विस्थापित होंगे, तो उत्तर दिशा में विस्थापित होंगे 10 किलोमीटर। तो ये क्या हो गया, सदिश राशि। ऐसे ही अदिश राशि होता है। अदिश राशि में दिशा का जरूरत नहीं पड़ता है। हमको यहाँ पे जरूरत पड़ा कि आपको भेजना है 10 किलोमीटर। कहाँ भेजना है, धरती के नीचे 10 किलोमीटर भेजना है, नहीं, उत्तर दिशा में भेजना था। तो हमको दिशा बताना पड़ा कि इधर जाना है, आपको इस दिशा में जाना है। ऐसे ही अब एक आता है अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी, ऐसी राशि जिसको हमको नापना तो है, लेकिन उसमें दिशा नहीं चाहिए, हमको दिशा की जरूरत नहीं है। हम बोले देखो, हमको 2 kg आलू दे दो, इस टाइम आलू का सीजन चल रहा है, तो 2 kg आलू दे दो। तो आप क्या करेंगे, तरजुई लेंगे, तराजू लेंगे और जोख देंगे 2 किलो आलू। अब ये नहीं कहेंगे कि हमको इस दिशा में आलू चाहिए, ऐसे नहीं ना कहेंगे इस दिशा में 2 किलो आलू चाहिए, ऐसे तो इसमें दिशा का जरूरत नहीं है। तो जिसमें डायरेक्शन का यूज नहीं होता है, डायरेक्शन नहीं जरूरत पड़ता है, उसका नहीं आवश्यकता होती है उसकी, तो वह क्वांटिटी क्या कहलाती है, स्केलर क्वांटिटी, यानी अदिश राशि। जैसे कि वजन हो गया, तो ये सब अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब क्या हो गया कि जिसमें दिशा की जरूरत ना पड़े। वजन हो गया, वॉल्यूम हो गया, आयतन। कहे कि 2 लीटर दूध दो, तो 2 लीटर दूध हम कहेंगे इस दिशा में दो, इस दिशा में खड़े होकर दो, इस दिशा में शुभ होता है, ऐसे नहीं ना कहेंगे 2 लीटर दूध दो, खत्म बात। ठीक, तो इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। हम कहे कि इधर जाइए 10 किलोमीटर, तो इसमें दिशा की जरूरत है। हम कहे हमको ढकेलो, कहेंगे आगे ढकेलो, पीछे ढकेलो, दिशा बताना पड़ रहा है, किधर ढकेलना है, तो हमको आगे की तरफ ढकेलना है, तो ये दिशा की जरूरत पड़ रही है। तो जब एक दिशा में हम ढकेलाएंगे तो आगे बढ़ जाएंगे,
तो इसमें दिशा की जरूरत पड़ रही है बल को भी व्यक्त करने के लिए। तो ऐसी राशि जिसमें दिशा की जरूरत पड़े सदिश, जिसमें दिशा की जरूरत ना पड़े अदिश, खत्म, बस इतना ही है। तो अदिश राशि में इसमें केवल परिमाण होता है। हम कहेंगे 2 kg, 2 kg क्या है? परिमाण है इसका। कितना मान है इसका? 2 kg। तो 2 kg आलू लिए हैं, 2 kg परिमाण है। हम कहें कि 10 किलोमीटर आगे जाओ तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों हैं। बता रहे हैं 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर क्या है? परिमाण है। क्या है? परिमाण है, वैल्यू है, वैल्यू। 10 किलोमीटर आगे जाना है और किधर जाना है? उत्तर दिशा में जाना है। तो 10 किलोमीटर परिमाण हो गया और उत्तर दिशा यानी दिशा भी बता दिए। तो सदिश राशि में परिमाण यानी वैल्यू और दिशा दोनों होता है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होगा, वैल्यू बस होगा कि 2 kg आलू दे दो, 2 लीटर दूध दे दो, कुछ मतलब ऐसे ही हम बोल देंगे। तो ये इसमें दिशा की जरूरत नहीं है। अब देखिए सदिश राशियों को व्यक्त करना, मान लीजिए कोई ए सदिश अदिश राशि है, अदिश राशि ए है कोई, अब इसको व्यक्त करना है तो बस ए लिख देंगे। लेकिन अगर किसी सदिश राशि को व्यक्त करना है, किसी सदिश राशि को व्यक्त करना है तो उसके ऊपर हम तीर लगा देते हैं। ये हम यहाँ पे कोई राशि ए माने हैं, अगर यह अदिश है तो इसके ऊपर कुछ नहीं लगाएंगे, बस ए लिख देंगे। लेकिन यह अगर सदिश है तो इसके ऊपर एगो मुड़िया पे तीर चिपका देंगे। कहाँ चिपका देंगे? तिरवा जो है नहीं बताता है कि ये जो है सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी है, इसको व्यक्त करने का तरीका है। नहीं तो हम अदिश और सदिश में अंतर कैसे कर पाएंगे? नहीं ना कर पाएंगे। तो इसको लिखने का तरीका है, ये जो है एक अदिश राशि है तो इस पर कुछ नहीं, बस ए चिपका देंगे, और जब सदिश रहेगा तो उसके ऊपर एक तीर चिपका देंगे, हो गया सदिश राशि। अब इस तीर के आगे वाले हिस्से को हेड बोलते हैं, पीछे वाले हिस्से को टेल बोलते हैं। इसमें होता क्या है? देखिए ये तीर जो लगता है ना, ये तीर जो है वेक्टर है, वेक्टर दिखा रहा है यानी कि दिशा दिखा रहा है। और इसका मतलब क्या है? ये तीर का जो नोक है वो दिशा को व्यक्त करता है कि इस दिशा में, और तीर की जो लंबाई है वो वैल्यू को व्यक्त करती है। वैल्यू मतलब कि परिमाण को व्यक्त करती है। अब मान लीजिए हम बोले कि हमको 10 मीटर पूर्व दिशा में, इधर मान लीजिए पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा 10 मीटर पूर्व दिशा में, तो ये जो तिरवा होगा ना 10 यूनिट लंबा होगा। अब ये नहीं कि 10 मीटर कर दीजिएगा लंबा, 10 यूनिट, 10 mm भी कर सकते हैं, 10 सेंटीमीटर भी लंबा लिख सकते हैं, मतलब कि इतना लंबा होना चाहिए 10 यूनिट। यूनिट में कुछ भी ले सकते हैं लंबाई का मात्रा। तो 10 यूनिट ही लंबा होगा और दिशा इधर पूर्व दिशा दिखा रहा है। तो ये तीर जो होता है, तीर की लंबाई वैल्यू को दिखाती है और तीर का जो नोक होता है वो दिशा को दिखाता है। तो ये सदिश राशि में आपको याद रखना है। ये आपको समझ में आया। तो स्केलर और वेक्टर के बारे में आपको समझ में आ गया कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, इसको कैसे दिखाते हैं, ये आपको समझ में आया। अब वेक्टर जो होते हैं 2 तरीके के होते हैं, मतलब इतने तरीके के होते हैं, कई तरीके के होते हैं वेक्टर। देख रहे हैं आप 7-8 तरीके के लगभग आपको दिख रहा है। तो ये वेक्टर के इतने प्रकार हैं। अब ये सदिश के प्रकार हैं, सदिश राशि के प्रकार। अब ये सदिश राशि के प्रकार कितने हैं? तो देखिए पहला है स्थिति सदिश। क्या है? स्थिति सदिश। आप पहले हाई स्कूल में पढ़े होंगे, XY प्लेन पढ़े हैं ना, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया, ये आप पढ़े होंगे। तो वही यहाँ पे देखा जाएगा। देखिए XY प्लेन आप पढ़े होंगे। स्थिति सदिश, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है? पोजीशन वेक्टर का मतलब है कि मूल बिंदु के सापेक्ष किसी की स्थिति दिखाने वाले वेक्टर को हम स्थिति सदिश बोलेंगे। जैसे अगर हमको कहना है कि हमारा घर कहाँ है, हमारा घर कहाँ है, तो हम एक मूल बिंदु मान लेते हैं, एक कोई रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। अगर कोई मान लीजिए डिलीवरी बॉय आ रहा है, इस टाइम ऑनलाइन शॉपिंग हम किए हैं, कोई डिलीवरी बॉय आ रहा है तो हमको अपने घर का लोकेशन बताना है, तो हम अपने घर के आसपास जो फेमस कुछ होगा ना उसको रेफरेंस मानेंगे और उसे बताएंगे इसके दाहिने तरफ है। जैसे कहेंगे देखिए हमारे घर के दाईं तरफ एगो पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप से जैसे आप बाएं तरफ ऐसे मुड़ेंगे तो हमारा घर आ जाएगा। मतलब कि पेट्रोल पंप रेफरेंस पॉइंट हो गया, मूल बिंदु हो गया। उसको हम मूल बिंदु मान करके अपने घर की स्थिति बता रहे हैं कि पेट्रोल पंप से पश्चिम दिशा में आएंगे हमारा घर है, ऐसे बोल देंगे। समझ में आया? तो पेट्रोल पंप को रेफरेंस पॉइंट मान रहे हैं कि इस पेट्रोल पंप के पूर्व दिशा में। ऐसे ही तो ये पोजीशन बता रहे हैं कि हमारा पोजीशन, हमारे घर का पोजीशन इस रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष कैसा है, किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है, पश्चिम दिशा में, ऐसे बता रहे हैं। तो ये स्थिति को बता रहे हैं, पोजीशन को बता रहे हैं कि हमारा घर का पोजीशन पेट्रोल पंप से पूर्व दिशा में है। तो ये पोजीशन वेक्टर हो गया। जैसे अब मान लीजिए कि ये कोई बिंदु है,
ये बिंदु है। अब इसका हमको पोजीशन बताना है, तो एक्स वाई प्लेन में हम पोजीशन बताते हैं अपने कॉपी में। अब कॉपी में पेट्रोल पंप वगैरह तो नहीं ना बताएंगे, तो अगर कोई बिंदु है उसका पोजीशन बताना है, इसकी स्थिति बतानी है कि कहाँ स्थित है। ये प्लेन है, तल है, इस तल में कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले एक्स वाई अक्ष खींचेंगे, कहेंगे कि देखो ये जो है मूल बिंदु से इस दिशा में यहाँ पे है, ये हो गया इसका स्थिति सदिश। तो ये हो गया इसका स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश ये वेक्टर हो गया, खत्म। मूल बिंदु से किधर है तो इस दिशा में, खत्म। वेक्टर सदिश, वेक्टर हो गया, इसका स्थिति सदिश हो गया। मूल बिंदु से किधर है, इधर है, हो गया स्थिति सदिश। बस इतना ही है, सिंपल है। ये ए बिंदु मूल बिंदु से कहाँ है, यहाँ पे है, इस दिशा में है, ये स्थिति सदिश। फ्री वेक्टर, फ्री वेक्टर का मतलब है कि ऐसे ही फ्री रहेगा, फ्री का मतलब फ्री, खत्म, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब इसमें एक चीज आता है जीरो वेक्टर, इसको नल वेक्टर भी बोलते हैं। जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर या नल वेक्टर, इसी को बोलते हैं, इसी का नाम है। जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि उसका परिमाण जीरो होगा। जैसे अब हम कहें कि ये ए पॉइंट जो है ना, ये चल रहा है, ये चल रहा है, ए पॉइंट जो है चल रहा है, चलते 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 हम इसका पोजीशन बता रहे थे, पहले पोजीशन यहाँ था। अब धीरे धीरे चलते 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 ही इधर ये चल के आ रहा है, एकदम एकदम मूल बिंदु के पास आ गया, समझ रहे हैं, चलते चलते मूल बिंदु पे आके बैठ गया। अब कहेंगे कि इसका पोजीशन कहाँ है, तो बाबू पोजीशन मूल बिंदु से ही ना दिखा रहे थे, तो इसमें दिशा तो है लेकिन ये परिमाण है, ये नहीं है, उसी बिंदुआ पे ही बैठ गया है। इसकी लंबाई कुछ बन रहा है नहीं, यहाँ पे लंबाई बना था कि इतना दूर है, यहाँ पे कुछ दूरी बन रहा है नहीं, तो इसका परिमाण यानी दूरी, इस बिंदु का दूरी मूल बिंदु से कितना हो गया, जीरो। लेकिन अभी भी ये वेक्टर है, अभी भी इसकी दिशा है, सदिश है, समझ रहे हैं। पहले यहाँ पे था तो इसकी दिशा थी, ये सदिश था, और ये इसकी दूरी थी, यहाँ से यहाँ तक दूरी थी, परिमाण था। लेकिन अब धीरे धीरे खिसक के मूल बिंदु पे आके बैठ गया, तो इसका परिमाण जीरो हो गया, खत्म हो गया। लेकिन ये अभी भी वेक्टर है, हो गया जीरो वेक्टर, अभी भी इसमें दिशा है लेकिन इसका परिमाण खत्म हो गया, इसलिए ये जीरो वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक होता है जिसको हम बोलते हैं विस्थापन सदिश। ये विस्थापन सदिश क्या होता है, कुछ नहीं, विस्थापन सदिश कुछ नहीं है। देखिए हम दो पॉइंट ले रहे हैं, एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, बी सदिश है। देखिए इसमें से सबसे आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्थिति सदिश, उसके बाद इम्पोर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, और उसके बाद रेखीय सदिश, थोड़ा सा सदिश ये, और मॉड्यूलस और एकांक। इसके बाद आपको अगर कुछ भी नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब इम्पोर्टेंट है, इन्हीं सबको बस पढ़ लीजिए। देखिए ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब विस्थापन सदिश। ये क्या है, तो दो बिंदु है, इसका स्थिति सदिश हम कैसे दिखाएंगे, मूल बिंदु से किस दिशा में है, कितना दूरी पे स्थिति सदिश है। बी बिंदु मूल बिंदु से किस दिशा में है, किस दूरी पे है, हो गया इसकी स्थिति सदिश। दोनों की, दोनों बिंदु कहाँ स्थित है, इस मूल बिंदु के सापेक्ष हम बता दीजिए, इसकी स्थिति सदिश। अब विस्थापन क्या होता है, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच जो सदिश बनेगा, अगर हमको यहाँ मूल बिंदु पे नहीं जाना है, ए से बी पे जाना है, तो ए से बी पे जाने का मतलब विस्थापित होना है, किस दिशा में, ए से बी की दिशा में, तो यही हो गया विस्थापन सदिश। ए से जब बी की दिशा में विस्थापित होंगे तो यही विस्थापन सदिश। जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर विस्थापन होगा तो यही विस्थापन सदिश हो गया, खत्म। ये विस्थापन सदिश है और कोई नहीं। अब समांतर और असमांतर सदिश। समांतर का मतलब कि कोई दो वेक्टर है, मान लीजिए एक आदमी हेनी बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, एक आदमी और ये बल लगा रहा है 10 न्यूटन का, तो दोनों आदमी का वेक्टर दिशा दोनों का एक है। एक आदमी हेनी ढकेल रहा है, एक और आदमी है वो भी हेनी ढकेल रहा है, तो दोनों का दिशा सेम है, फोर्स का जो वो है परिमाण है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन क्या है, दोनों का दिशा सेम है, दोनों एक ही दिशा में धकिया रहे हैं सब, तो दोनों का वेक्टर एक ही दिशा में है। तो जब एक ही दिशा में दोनों वेक्टर हों तो वो समांतर सदिश। और असमांतर सदिश, एगो एक साइड ढकेल रहा है, मान लीजिए हमको हमारे ऊपर कोई बल लगा रहा है, ऐसे ऐसे ढकेल रहा है, ऐसे हम बढ़ रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। अब कोई है आगवा से ढकेल दिया, आवाज ढकेल दिया, तो दोनों लगा रहे हैं बल हम पे, एक इस दिशा में लगा रहा है और एक हमारे पीछे से लगा रहा है ऐसे, तो क्या हुआ, हम तो चिपना हो जाएंगे ना। तो देखिए वैसे यहाँ पे हम वेक्टर समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एक इधर बल लगा रहा है और एक इधर बल लगा रहा है, इसके जस्ट अपोजिट साइड, तो ये अपोजिट है, यानी असमांतर सदिश है। समझ में आया, ये असमांतर सदिश है। अब देखिए असमांतर सदिश या इसको ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं,
ऋणात्मक सदिश, ठीक, इसको याद रखिएगा, ऋणात्मक सदिश भी बोलते हैं। रेखीय सदिश क्या होता है? कोई आदमी है, मान लीजिए कोई आदमी, एक आदमी हमारे आगे है और एक आदमी हमारे पीछे है, तो हम अगले वाले आदमी को धक्का दे रहे हैं इस दिशा में, हमको भी पीछे वाला आदमी आगे ही धक्का दे रहा है, तो दोनों का दिशा क्या है? सेम है, एक ही रेखा में है, एक ही रेखा में। जब दो वेक्टर एक ही रेखा में काम कर रहे हों तो वो रेखीय सदिश। हम भी ऐसे अपने हाथ से ही बल लगा रहे हैं, हमारे पीछे वाला भी इसी रेखा में हमारे पीछे से बल लगा रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया? रेखीय सदिश हो गया। मॉड्यूलस वेक्टर एक होता है, मॉड्यूलस वेक्टर। देखिए मॉड्यूलस वेक्टर और कुछ नहीं है। मॉड्यूलस वेक्टर का मतलब है ना कि वेक्टर का परिमाण। अब कोई वेक्टर है, मान लीजिए कि वेक्टर का मतलब कि 10 न्यूटन का कोई बल लगाया हुआ है पूर्व की दिशा में, 10 न्यूटन का कोई बल लगाया हुआ है पूर्व दिशा में, 10 न्यूटन का, ये पूर्व दिशा है। तो इसमें क्या है? इसमें दोनों चीज़ है, दिशा भी है और परिमाण भी है, वैल्यू भी है। हम कहें कि बस हमको वैल्यू चाहिए, तो हम 10 न्यूटन को हम x मान लेते हैं, यहाँ पे f मान लेते हैं, f बल है कोई, ये इस दिशा में है, वेक्टर मान लिए। अब कहे कि देखो अगर इसका हम मॉड लगा देते हैं तो यही मॉड्यूलस वेक्टर हो गया। और ये मॉड बस क्या देता है? मॉड का जो आंसर आता है वो बस इसका परिमाण यानी वैल्यू बस 10 न्यूटन बोल देगा। ये नहीं बोलेगा पूरब में लग रहा है, पश्चिम में लग रहा है कि उत्तर में कि दक्षिण में, कहीं नहीं, वो कुछ नहीं बताएगा। 10 न्यूटन बस परिमाण को बता देगा, ठीक। तो ये मॉड्यूलस वेक्टर है क्या? तो वेक्टर का ही जब हम परिमाण निकालते हैं तो उसका मॉड लेते हैं, मॉड में बंद कर देते हैं, मतलब उसका परिमाण आ जाएगा, दिशा को छोड़ दिया जाएगा। तो बस दिशा को छोड़ देना मॉड्यूलस वेक्टर कहलाता है। किसी वेक्टर में से अगर दिशा को हटा दिया जाए तो मॉड्यूलस वेक्टर बनता है। और उसको लिखने का तरीका क्या है? वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा दीजिए, बस कोई वेक्टर है उसके दोनों तरफ मॉड, खत्म बात। तो इसे मान लीजिए कोई सदिश है, इसके दोनों तरफ मॉड लग गया, मॉड्यूलस सदिश हो गया। अब एक होता है एकांक सदिश, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। एकांक सदिश जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। अब ये क्या होता है एकांक सदिश, इसके बारे में समझिए। एकांक सदिश का मतलब वह होता है कि कोई ऐसा सदिश जिसका परिमाण केवल और केवल 1 हो और उसकी दिशा हो। जैसे हम 1 न्यूटन का बल अगर इधर लगा रहे हैं तो हमारा जो वेक्टर होगा f वो एकांक सदिश होगा। और एकांक सदिश को लिखने का तरीका क्या होता है? f वेक्टर कैप, f का कैप लग जाएगा, टोपी एगो पहना दीजिए। अगर कोई एकांक सदिश है तो उस पर तीर नहीं लगाया जाता है। कोई अगर चीज़ एकांक सदिश है तो उस पर तीर नहीं लगाएंगे, उसको एगो टोपी पहना देंगे, मतलब कि उसका मान 1 है, वो भी वेक्टर है, वो भी सदिश है, दिशा को व्यक्त कर रहा है, लेकिन इसका मान जो है 1 है, ये बताने के लिए टोपी लगा देते हैं तीर हटा करके, और इसी को कैप बोलते हैं। ये आप पढ़े होंगे सब 11th में, जितना हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो ये क्या हो गया? ये एकांक सदिश यानी कि यूनिट वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर हम कैसे निकालेंगे? तो देखो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका क्या है? अगर कोई वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, एफ मान लीजिए, कोई एफ वेक्टर है, एफ वेक्टर है, ठीक। एफ वेक्टर में क्या है? परिमाण भी है और क्या है बाबू? दिशा भी है, प्लस दिशा भी है। अगर हम इसमें परिमाण से ही भाग दे दें तो परिमाण कट के 1 आ जाएगा। अब मान लीजिए 10 में अगर 10 से भाग देंगे तो 10 एकम 10 कट के 1, वैसे यही परिमाण है, परिमाण से कट के 1 आ गया, 1 प्लस दिशा, मतलब कि इसका वैल्यू यानी मान कितना बच गया? 1, और दिशा, इसमें दिशा भी है, तो 1 वैल्यू है, परिमाण 1 है और दिशा भी है, यानी ये एकांक वेक्टर बन गया। एकांक वेक्टर यानी कि इकाई सदिश बन गया। अब इसको एफ कैप लिखेंगे। तो एफ कैप हमको मिला कहाँ से? तो एफ वेक्टर यानी जो वेक्टर था उसका कुछ परिमाण था। एफ वेक्टर जो था हमको एफ कैप निकालना है, एकांक सदिश निकालना है। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हमारे पास पहले से था एगो वेक्टर जिसमें परिमाण कुछ भी था, 10 मीटर, 15 मीटर, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कुछ था, हमको नहीं मतलब है, उसमें दिशा भी था और परिमाण भी था। हम क्या कि परिमाण से अगर इसमें भाग दे दें, एफ वेक्टर मॉड, हम बोले हैं ना अभी, एफ वेक्टर मॉड क्या होता है? परिमाण होता है। अब इससे अगर हम भाग दे दें तो परिमाण से परिमाण कट जाएगा, बस दिशा बचेगा, 1 बचेगा। तो 1 और दिशा मिला के क्या हो गया? एफ कैप बच गया।
समझ में आया? समझ में आया ना? परिमाण से परिमाण कट गया, बस दिशा बचा इसका। इसमें क्या था, परिमाण और दिशा दोनों था। एफ वेक्टर में 10 न्यूटन परिमाण था, हम 10 न्यूटन से भाग दे दिए, 10 से 10 उड़ गया, 1 बच गया। अब दिशा था पहले से, तो 1 और दिशा, वैल्यू 1 है, दिशा भी है, मतलब ये इकाई सदिश एकांक वेक्टर है। एकांक सदिश का मतलब कि जिसका परिमाण 1 हो। खत्म बात। आशा है कि समझ में आया। अब चलिए एकांक सदिश में हम एफ कैप लिख दिए। किसी भी वेक्टर का हम एकांक सदिश लिखते समय एफ कैप ऐसे मतलब कैप बस लगा देते हैं। ऐसे ही एक प्लेन जो होता है एक्स वाई प्लेन, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, उसके लिए एकांक सदिश, एक स्पेशलाइज्ड एकांक सदिश बनाया गया है। एक्स अक्ष की दिशा में अगर कोई एकांक सदिश है तो उसको हम दर्शाएंगे आई कैप से, मतलब स्पेशल इसके लिए बनाया गया, बस स्पेशल इसके लिए। आई कैप से एक्स अक्ष की दिशा में कोई है, अगर वाई अक्ष की दिशा में कोई है तो उसको जे कैप से दर्शाएंगे। अगर कोई एकांक सदिश जेड अक्ष की दिशा में अगर काम कर रहा है तो उसको के कैप से दर्शाएंगे। आई जे के कैप, बस। ठीक, समझ में आया? अगर कोई वेक्टर ऐसे मान लीजिए कि हम एक्स अक्ष की दिशा में 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं तो उसमें हम एफ कैप नहीं लगाएंगे, तब आई कैप लगा देंगे। 1 न्यूटन और आई कैप, 1 आई कैप ऐसे लगा देंगे। समझ में आया? तो ये है एकांक सदिश को लिखने का तरीका। तो एफ इजिकल टू हम क्या लिख देंगे, एफ वेक्टर इजिकल टू 1 आई कैप ऐसे लिख देंगे हम, अगर एक्स अक्ष की दिशा में बल लगा रहे हैं। वैसे अगर वाई अक्ष की दिशा में बल ऐसे लगा रहे हैं 1 न्यूटन, तो हम वाई अक्ष की दिशा में लगा रहे हैं, इसलिए 1 न्यूटन बल लगा रहे हैं। और किसके दिशा में, वाई अक्ष की दिशा में। वाई अक्ष के लिए एकांक सदिश क्या होता है, जे कैप, बस। ऐसे ही अगर मान लीजिए हम जेड अक्ष की दिशा में, वाई देखिए एक्स है, वाई है, और बाहर जो निकला है जेड है, यहाँ पे एक्स है, एक्स, ये जेड और ये वाई, ऐसे समझते हैं ना। तो अगर हम जेड अक्ष की दिशा में कोई बल लगा रहे हैं ऐसे 1 न्यूटन का, तो लिखेंगे 1 और के कैप ऐसे लिख देंगे। तो इसको लिखने का तरीका है। तो आई जे के। अब को इनिशियल वेक्टर, को टर्मिनेशन वेक्टर। अगर कोई सदिश एक बिंदु से निकल रहे हो, 2 सदिश या 2 से अधिक सदिश, तो को इनिशियल मतलब शुरू जो हो रहे हैं एक ही बिंदु से हो रहे हैं, को इनिशियल वेक्टर। ठीक, जैसे आप गुड़देल देखे होंगे, गुड़देल, तो गुड़देल में क्या होता है, गुड़देल ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, गुड़देल ऐसे होता है, और इसका रबड़ ऐसे होता है, ऐसे खींचेंगे तो एक वेक्टर यहाँ ऐसे काम करेगा, इधर की दिशा में एक वेक्टर काम करेगा, एक खिंचाव और एक खिंचाव इस दिशा में, और दोनों का परिमाण बीच से निकल जाएगा। तो ये क्या बन गया, ये मतलब देख रहे हैं, ये दिशा ऐसे है, इसका दिशा ऐसे है, बीच से परिमाण निकल गया। तो ये दोनों वेक्टर एक ही बिंदु से शुरू हुए हैं, ये और ये वेक्टर एक ही बिंदु से शुरू हुए हैं, इसका परिमाण भी इसी बिंदु से निकल रहा है। परिमाण अभी बताते हैं क्या होता है, परिणामी वेक्टर क्या होता है अभी बताएंगे। ठीक, अभी समझिए रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में अभी हम बताएंगे आपको। ये अभी आप इतना ही समझिए, को इनिशियल का मतलब कि जब 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही बिंदु से शुरू हुए हों तो वो को इनिशियल वेक्टर कहलाता है। को टर्मिनेशन वेक्टर मतलब 2 वेक्टर आकर के एक ही बिंदु पे मिले तो को टर्मिनेशन वेक्टर। समझ में आया? ऐसे ही उसके बाद को प्लेनर, अगर कोई वेक्टर मान लीजिए ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, एक्स वाई तल में है तो ये एक ही तल में ना है, एक्स वाई तल एक प्लेन है। ऐसे ही मान लीजिए वाई जेड तल में है तो वाई जेड भी एक प्लेन है। तो जब कोई वेक्टर एक ही प्लेन में होते हैं, जब 2 वेक्टर 2 या 2 से अधिक वेक्टर एक ही तल में होते हैं तो उसको को प्लेनर वेक्टर कहते हैं। और एक होता है कोलिनियर। अभी कोलिनियर हम आपको बताएं रेखीय सदिश, यानी जब एक ही रेखा में होंगे कोलिनियर वेक्टर, बस एक ही रेखा में होंगे कोलिनियर वेक्टर। तो आशा है कि आपको वेक्टर के प्रकार समझ में आए होंगे कि वेक्टर के प्रकार क्या क्या होते हैं। समझ में आया ना? अब चलिए हम वेक्टर एडिशन के बारे में सीखते हैं। जैसे हम नॉर्मल राशियों को जोड़ते हैं, कभी कहते हैं कि 2 + 2 = 4, 2 + 2 = 4 लिखते हैं ना। अब वेक्टर को जोड़ने का तरीका बदल जाता है, वेक्टर को जोड़ने का तरीका बदल जाता है। कैसे बदलता है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं, चलिए देखते हैं। देखिए सदिशों का योग, सदिशों का यानी कि वेक्टर एडिशन, ये 3 तरीके से किया जाता है। एक होता है त्रिभुज नियम, ट्रायंगुलर लॉ, एक होता है चतुर्भुज नियम, एक होता है बहुभुज नियम।
3 नियम से किया जाता है इसको। सबसे मेन है इसमें ट्रेंगुलर लॉ यानी त्रिभुज नियम, सबसे ज़्यादा यही यूज होता है और कहीं इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। चतुर्भुज नियम का भी, चतुर्भुज नियम भी होता है कहीं कहीं, लेकिन ज़्यादातर त्रिभुज नियम। बहुभुज नियम बहुत रेयर केस में कहीं देखने को मिल जाएगा, ये मैथ में ज़्यादातर देखने को मिलता है बहुभुज, तो इसका ज़्यादा ज़रूरत नहीं है हमारे स्टडी के मतलब फिजिक्स की स्टडी के हिसाब से। देखिए अगर 2 वेक्टर हो, एक वेक्टर बल मान लीजिए ये बल है और ये वेक्टर ये है, ठीक, ये दूसरा बल है, तो इसका एडिशन मतलब इसका योग कैसे करेंगे? तो इसका योग करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले मान लीजिए कि ये इधर है एक वेक्टर और एक वेक्टर इधर है, ये त्रिभुज नियम हमको समझाना है ना। तो ये हो गया आपका वेक्टर, 2 वेक्टर है, इसको मान लीजिए कि ये ए वेक्टर है, कोई वेक्टर है, और ये बी वेक्टर है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई मान लीजिए इन्हीं धक्का दे रहा है, कोई इधर धक्का दे रहा है, तो इसका परिमाण यानी योग जब जोड़ेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? मतलब एक वस्तु है, एक वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, कोई वस्तु, एक आदमी ऐसे धक्का दे रहा है, एक और ही आदमी है उसको ऐसे धक्का दे रहा है, तो ये जो वस्तु है किधर खिसकेगा, किधर धकेलाएगा? एक इधर धक्का दे रहा है, एक इधर धक्का दे रहा है, तो ये ढकेलाएगा किधर? तो ये ढकेलाएगा यहाँ से ऐसे ऐसे, जो त्रिभुज का क्या है, तीसरा भुजा है, और इन टेल से निकल करके यहाँ पे गया है इसके हेड पे। तो देखिए जब कोई वेक्टर यहाँ से टेल से हेड, फिर हेड से फिर टेल यहाँ से गया है, फिर हेड, तो अगर ऐसे वेक्टर काम कर रहे हों तो वहाँ पे त्रिभुज नियम लगता है। देखिए यहाँ पे जरूरी ये है कि पहला वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए। पहले वेक्टर का हेड, दूसरे वेक्टर का टेल एक ही पॉइंट पे होना चाहिए, ठीक, तभी होगा ये नियम, तभी ये नियम लागू होगा, वरना नहीं लागू हो पाएगा। तो ये लागू करने के लिए हमको पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल एक जगह करना होता है। अब मान लीजिए कोई वेक्टर ऐसे दे दिया, कोई ऐसे दे दिया, तो कहेंगे कि एक पॉइंट पे नहीं है, तो पॉइंट पे ही है। अब इसको खींच के चिपका दीजिए, इसको ऐसे लाइए, इसको ऐसे चिपका दीजिए, मतलब इसको उठाइए, ऐसे ही उठा के, इसका दिशा ना बदले, ऐसे उठा के ला के यहाँ पे चिपका दीजिए, हो गया, ठीक। तो ये होता है त्रिभुज नियम में। अब ये त्रिभुज नियम जो है ये कहता है कि देखो बाबू, है जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, इसका परिणामी वेक्टर आर इसके त्रिभुज के तीसरे भुजा के ऐसे टेल से, इस पहले वेक्टर के टेल से निकलेगा जो वेक्टर, उसी की दिशा में होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। जो ए वेक्टर और बी वेक्टर का परिणामी, जो ए वेक्टर और बी वेक्टर जो काम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा? ये वस्तु पे दोनों बल लगा रहे हैं, दोनों आदमी, ये वस्तु किधर जाएगा? तो ये कहेगा इधर जाएगा, ठीक, इधर जाएगा, इधर भी बल लग रहा है, इधर भी लग रहा है, तो वस्तु इधर जाएगा। तो आर वेक्टर बराबर होता है ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यही त्रिभुज का नियम है। अगर हमको ये आर का दिशा नहीं चाहिए, बस परिमाण चाहिए, तो क्या करेंगे? आर वेक्टर का मॉड, और इसका मॉड निकाला कैसे जाता है? तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि दोनों के परिमाणों का जो वर्ग होगा वही होगा, ठीक। अब कैसे आया है पाइथागोरस प्रमेय? देखिए यहाँ से कैसे आया है। आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय वहाँ पे लगाया जाता है तो ये प्रूफ होता है, मतलब ये प्रूफ होता है 90 डिग्री के त्रिभुज से। अभी आप यहाँ पे बस इतना समझिए कि इसका परिमाण यही आता है। अभी इसको प्रूफ करने लगेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो ये आ गया आपका, क्या इसका परिमाण मतलब इसकी वैल्यू कितनी है, दिशा इसमें नहीं है। परिमाण अगर यहाँ पे दिखाना है तो ये है, और दिशा अगर दिखाना है कि इसकी दिशा कैसे होगी, तो आर वेक्टर की दिशा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिशा का योग होगा, जो तीसरे त्रिभुज के तीसरे भुजा के दिशा में होगा। ये है त्रिभुज नियम। और दूसरा नियम है चतुर्भुज नियम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चतुर्भुज नियम क्या कहता है? चतुर्भुज नियम क्या कहता है? देखिए चतुर्भुज नियम कहता है कि अगर वेक्टर जो हैं एक ही पे ना हो, एक पॉइंट से निकला हो, इसके अगर पूंछ दोनों का जुड़ा हो, दोनों का टेल एक साथ जुड़ा हो, तो क्या करेंगे? तो गड़बड़ा जाएगा। ऐसे हम यहाँ पे भी त्रिभुज नियम लगा सकते हैं, लेकिन हम पहले क्या करते हैं, देखिए अब इसका हम योग कैसे करेंगे, इसका रिजल्ट कैसे निकालेंगे? तो कहे देखो, इसी लंबाई का एक और वेक्टर यहाँ पे खींचो,
और इसके एकदम समांतर खींचो, एकदम समांतर, इसी लंबाई का, इसी परिमाण का एक और वेक्टर यहाँ पे खींच दिए, ठीक है, वेक्टर ये खिंचा गया। और इसके लंबाई का और इसके समांतर एक और वेक्टर यहाँ पे खींचो, खींच दिए। ये क्या बन गया बाबू? समांतर चतुर्भुज बन गया, ठीक, समांतर चतुर्भुज। अब ये बना तो इसके लंबाई का ये है, मान लीजिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर होगा और ये भी बी वेक्टर होगा। कहाँ से कि इसके समांतर है ये, इसी लंबाई का ये भी और इसी दिशा में है, तो ये भी सेम वही होगा। अब इसका रिजल्टेंट कैसा होगा तो देखो, अब यहाँ पे ये चतुर्भुज नियम एक्चुअली में है, ये नहीं है। देखो ये पहला वेक्टर बी वेक्टर है और ये क्या है, ये ए वेक्टर है। तो देखा जाए तो इसका हेड, पहले वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल मिल रहा है, तो इस अर्का भुजा यहाँ से गुजार दो, ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से मिल गया? ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर, दिख रहा है ना, देखो ना, हाई जो दो वेक्टर था, अब इस दो वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए हम एक कल्पना करके एक और ही वेक्टर इसी के बराबर खींच दिए और एक इसके बराबर वेक्टर खींच दिए, तो हमारा त्रिभुज बन गया। और त्रिभुज जैसे बना, हम त्रिभुज नियम ही इसमें लगा दिए, और वही सेम है ये चतुर्भुज नियम, और कुछ नहीं है। त्रिभुज नियम को ही चतुर्भुज नियम कहते हैं, और कुछ नहीं है। अब चलिए, अब इसका परिमाण निकाल लेते हैं। इसका भी परिमाण वही होगा, आर वेक्टर का मॉड बराबर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही है, बस इसका यही परिमाण है। अब चलिए, अब बहुभुज नियम को देखते हैं। बहुभुज नियम, बहुभुज नियम क्या कहता है? देखिए स्क्रीनशॉट नहीं लिए थे तो स्किप करके पीछे करके ले लीजिए। देखिए बहुभुज नियम, बहुभुज नियम कहता है कि ये कोई ए वेक्टर है, कोई बी वेक्टर है, कोई सी वेक्टर है, कोई डी वेक्टर है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर और डी वेक्टर, ये क्या है? 4 वेक्टर हैं। तो इसका परिणामी कैसा होगा? तो इसका परिणामी ये लास्ट वाला होगा, बस टेल से जो निकलेगा उल्टा वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा। पहले वेक्टर के टेल से और लास्ट वेक्टर के हेड से हेड मिलेगा, वही वेक्टर इसका परिणामी सदिश होगा। और इसका परिणामी सदिश क्या हो जाएगा? आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर, मतलब इन सभी का योग, इन सभी का परिमाण क्या आएगा? आर वेक्टर की दिशा में। कोई वस्तु अगर ऐसा रखा हुआ है, यहाँ पे कोई ऐसे बल लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, कोई ऐसे लगा रहा है, तो वस्तु किधर जाएगा? इधर जाएगा। यही दिखाता है रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये इसका परिमाण आ गया। अब इसका क्या होता है? इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर वही आता है, इसका रिजल्टेंट निकालने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट में कर दीजिए, हो जाएगा। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं सदिशों के गुणनफल के नियम पे, कि सदिशों का गुणा कैसे किया जाता है। ये तो योग हो गया, योग करने का नियम आप समझ लिए कि योग कैसे किया जाता है सदिशों का। नॉर्मली इसका योग नहीं होता है, ऐसे 2 + 2 4 नहीं होता है, इसका योग अलग होता है। अब इसका हम गुणनफल का नियम समझते हैं कि कैसे इसका गुणा किया जाता है, सदिशों का गुणन। सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन क्या होता है? सदिशों का गुणन 2 तरीके से किया जाता है। एक होता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ये डॉट प्रोडक्ट जो होता है इसको अदिश गुणन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सदिश गुणन बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को। अब क्यों ऐसा होता है इसको हम अभी बता रहे हैं। देखिए ये अदिश गुणन और सदिश गुणन क्या है इसमें डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जब 2 वेक्टर का गुणनफल, जब 2 सदिश का गुणनफल कोई अदिश राशि प्राप्त होता है तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट प्रोडक्ट। जब 2 सदिशों का गुणा किया जाता है और कोई उसके गुणनफल से अदिश राशि प्राप्त हो तो उसको हम डॉट प्रोडक्ट यानी अदिश गुणन बोलते हैं। जब अदिश प्राप्त होगा अदिश गुणन। और जब 2 राशियों का जब गुणा किया जाता है, 2 सदिश राशियों का जब गुणा किया जाता है और उससे सदिश राशि अगर मिलता है तो उसको बोलते हैं सदिश गुणन बोलते हैं, उसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। चलिए समझते हैं। पहले देखिए हम यहाँ से समझाते हैं। W बराबर आप पढ़े होंगे F × D, और F यहाँ पे क्या है? बल है। बल अभी हम आपको समझाए कि ये सदिश है,
और गुणे डी। डी क्या होता है? डी जो होता है ये भी सदिश राशि है। तो अब इस गुणे को चिन्ह को नहीं लगाएंगे, एफ डॉट डी लगाएंगे। अब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। काहे से कि हम जानते हैं जो कार्य है ये सदिश राशि नहीं है, ये क्या है? अदिश राशि होता है। तो यहाँ पे कार्य बल और विस्थापन दोनों सदिश है और इन दोनों का गुणा जो है एक अदिश राशि कार्य प्राप्त हो रहा है, तो ये अदिश गुणन हो गया। ये क्या हो गया बाबू? अदिश गुणन हो गया। तो किसी भी राशि का मान लीजिए कि ए डॉट बी है, दो वेक्टर है, इसका डॉट किए, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो अदिश राशि आएगा। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? ए बी कॉस थीटा। अब ये कॉस थीटा क्या है? कॉस थीटा क्या है? देखिए बताते हैं कॉस थीटा क्या है। मान लीजिए ये कोई वेक्टर है और ये कोई दूसरा वेक्टर है, इसके बीच का कोण कॉस थीटा है। समझ रहे हैं? ये ए है वेक्टर, ये बी है, इसके बीच का कोण क्या है? थीटा है। बस इतना ही है। मान लीजिए एफ इधर कार्य कर रहा है, डी इधर है, एफ इधर कार्य कर रहा है, तो ये क्या है? इसके बीच का कोण है, तो एफ इंटू डी कॉस थीटा। बस सिंपल सी बात है। एफ डी कॉस थीटा यहाँ पे हो जाएगा, एफ डी कॉस थीटा। अगर यहाँ पे डब्लू बराबर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा जाता है एफ डी कॉस थीटा, या डब्लू बराबर एफ डॉट डी वेक्टर लिखा जाएगा। तो ये होता है डॉट प्रोडक्ट। तो इसका आप फॉर्मेट समझ लीजिएगा, ऐसे इसका गुणनफल किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट ऐसे किया जाता है, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। सिंपल सा बात है। अब क्रॉस प्रोडक्ट एक होता है, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? जब दो सदिशों का गुणा किया जाए और वहाँ पे हमको सदिश राशि ही मिले, तो वहाँ पे क्या होता है? वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है। जैसे अगर कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर बी है, इसका क्रॉस किए तो ये आता है ए बी साइन थीटा, और कभी कभार आता है एन कैप। कभी कभार क्या आ जाता है? एन कैप आ जाता है दिशा को व्यक्त करने के लिए। तो इसका अदिश गुणन ए बी साइन थीटा। देखिए सदिश गुणन, सदिश में साइन, यश से सदिश और यश से साइन, तो सदिश में साइन थीटा, अदिश में कॉस थीटा। यश से साइन, यश से सदिश, याद रखिएगा, यश से सदिश, यश से साइन, तो सदिश में साइन थीटा। यहीं पे कई लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, साइन की कॉस, साइन की कॉस। तो देखिए साइन किस में आएगा? सदिश में, स से सदिश, स से साइन, यानी सदिश में आ गया, खत्म बात। तो ए क्रॉस बी जो है सदिश गुणन है, और ये क्या है? ए बी साइन थीटा, इसका सदिश गुणन आता है। अब ये क्रॉस करने का कुछ रूल होता है, क्रॉस करने का कुछ रूल होता है, वेक्टर को लिखने का भी कुछ रूल होता है। जैसे अब हम समझा रहे हैं यहाँ पे आपको हम आप समझा रहे हैं, वेक्टर को लिखने का पहले तरीका समझाते हैं हम आपको। कोई अगर वेक्टर ए दिया हुआ है, ये वेक्टर कोई दिया हुआ है, ये कोई तल है, इसमें कोई वेक्टर है, एक्स वाई तल है, एक्स वाई तल है, एक्स वाई जेड तल है, ठीक। इसमें कोई वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। अब ए वेक्टर को लिखना होगा, मान लीजिए कि इसका एक्स अक्ष में घटक, एक्स अक्ष में घटक जो है, अभी घटक हम बता रहे हैं क्या होता है। मान लीजिए 5 यहाँ पे एक्स अक्ष में चला है, वाई अक्ष में 2 चला है और जेड अक्ष में 3 चला है, यही घटक हो गया। देखिए अब आप जानते हैं, आप ऐसे 10th क्लास में पढ़े होंगे, 10th क्लास में पढ़े होंगे कि ये कोई वेक्टर है, कोई मतलब ये रेखा है, तो इसे यहाँ पे लंब डाल दिए तो ये इसका x का मान हो गया। तो यहाँ पे मान लीजिए 5 है, तो यही 5 जो है x का घटक है, x अक्ष की दिशा में घटक है। और ये क्या हो गया, ये मान लीजिए 4 हो गया, तो ये 4 जो है x y अक्ष की दिशा में घटक है। बस सिंपल सा बात है। ऐसे ही यहाँ पे कोई z अक्ष बनाएंगे तो वो z अक्ष की दिशा में भी इसका घटक आ जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ये ए वेक्टर है, इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, तो इसको लिखने का तरीका होगा, इसका एक्स अक्ष में कितना घटक है 5, तो 5, और एक्स अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होता है i, तो i 5 जो है परिमाण है। अब इसको दिशा में बनाना है, यानी वेक्टर बनाना है, तो इसके साथ दिशा बस चाहिए, वैल्यू है दिशा चाहिए। तो x के लिए एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक 5 है, इसलिए आई कैप लगा दिए, आई कैप से गुणा कर दिए। एकांक सदिश होता है, 1 से गुणा करेंगे 5 ही रह जाएगा वैल्यू, लेकिन इसके साथ दिशा जुड़ जाएगा। प्लस क्या होगा, जे कैप, 4j कैप, 4j कैप क्योंकि 4 इसका वैल्यू है वाई अक्ष की दिशा में, और वाई अक्ष की दिशा भी तो दिखानी है। तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका है। अगर इसमें एक और अक्ष होता जेड अक्ष, और जेड अक्ष की दिशा में मान लीजिए इसका घटक कुछ होता 3 मान लीजिए, तो इसको फिर प्लस करके 3 के कैप लिख देते हैं ऐसे।
तो ये वेक्टर को लिखने का तरीका है, ये आप 11th में सीखे होंगे, अच्छे से सीखे होंगे। चलिए अब हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करना सीखते हैं। पहले मान लीजिए कोई दिया हुआ है, कोई बल दिया हुआ है एफ वेक्टर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 3i कैप 4j कैप और -2k कैप, ऐसे कुछ दिया हुआ है बल। और विस्थापन यानी d दूरी दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है? 2i कैप प्लस 1j कैप। 1 नहीं लिखता है जनरली, 1 लिखता ही नहीं है जनरली, j कैप बस दिया हुआ है। 2i कैप j कैप कह रहा है कि अगर एक बल है जो एफ वेक्टर जो है आर वेक्टर की दिशा में कार्य कर रहा है, तो कार्य एफ द्वारा जो बल द्वारा किया गया कार्य है वो निकालिए। तो आप जानते हैं कि W बराबर होता है एफ और डॉट बी, एफ डॉट डी या एफ डॉट आर वेक्टर, यही ना होता है। अगर डी रहता है तो डी वेक्टर, आर है तो आर वेक्टर लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एफ डॉट आर वेक्टर क्या होता है? एफ डी कॉस थीटा, यही ना होता है। तो यहाँ पे एफ डी नहीं है, आर है, एफ आर कॉस थीटा, यही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? हमको कार्य निकालना है और इन दोनों के बीच का कोण मान लीजिए दे दिया थीटा दे दिया, कुछ मान लीजिए कुछ 0 डिग्री दे दिया, 0 डिग्री कुछ दे दिया ऐसे। तो कैसे करेंगे? तो कार्य अगर निकालना है तो W बराबर एफ का परिमाण निकालना होता है तो क्या करते हैं? एफ वेक्टर और क्या करेंगे? रूट लेंगे। क्या करेंगे? 3 का स्क्वायर करेंगे, i के साथ जो है उसका स्क्वायर, फिर j के साथ जो है उसका स्क्वायर चिन्ह के साथ, प्लस -2 का स्क्वायर, यहाँ पे -2 है तो इसका स्क्वायर करेंगे। f का परिमाण कितना आ गया? 3 3 9, 4 4 16 और 2 दूना 4, 9 और 16 9 25 और 25 4 कितना हो गया? 29, रूट में 29 इसका परिमाण आ गया। ठीक, ऐसे ही r का परिमाण निकालेंगे, r वेक्टर का परिमाण रूट लेंगे और जो i और j के साथ है उसका स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, j के साथ कुछ नहीं है 1 है। r कितना आ गया? तो 2 दूना 4 1 और 1 5, तो रूट में 5 आ गया। ये हो गया इसका परिमाण। अब क्या करेंगे? हम जानते हैं एफ आर कॉस थीटा होता है, तो f के जगह पे f का मान रखिए, तो रूट में 29 हो गया और डॉट r के जगह पे रूट में 5 रखिए और कॉस थीटा कितना दिया हुआ है? थीटा 0 डिग्री दिया हुआ है, 0 डिग्री। तो देखिए जब इसका मान रख के गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा रूट में 145। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। ये 145 आ जाएगा इसका आंसर। तो ऐसे ही आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। क्या करना है? बस परिमाण निकालना है और गुणा करना है। परिमाण कैसे निकाला जाता है? तो बाबू आई के साथ जो है, जे के साथ जो है, चिन्ह के साथ उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे और रूट लगा देंगे, हो गया। बस यही है इसका परिमाण निकालने का तरीका। अब क्रॉस प्रोडक्ट हम सीखते हैं, यानी कि सदिश गुणन हम सीखते हैं। सदिश गुणन क्या होता है? एक होता है द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि द्विध्रुव पर लगने वाला आघूर्ण, बल आघूर्ण जो होता है वो होता है PE साइन थीटा। एक होता है टाउ वेक्टर बराबर PE साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं P क्रॉस E, इसको लिख सकते हैं PE साइन थीटा। और साइन थीटा अभी बताए हैं सदिश गुणन को दिखाता है। ठीक, P क्रॉस वेक्टर है, P वेक्टर और क्रॉस E वेक्टर, ये क्या है? सदिश को दिखाता है। तो ये आप देख रहे हैं PE साइन थीटा टाउ बराबर, ये बल आघूर्ण को दिखाता है। ये आप पहले चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। बस समझिए कि यहाँ पे ये एक सूत्र है जिसमें 2 वेक्टर का गुणा किया जाता है तो एक सदिश प्राप्त होता है बल आघूर्ण, जिसको हम टाउ से दर्शाते हैं। ये टाउ का चिन्ह है, इसे कीजिए ऐसे टाउ, बस जेड नहीं यार, टाउ देखिए, ये टाउ बन गया। तो ये टाउ बराबर इतना होता है। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे किया जाता है? तो मान लीजिए यहाँ पे हम इसको मिटाते हैं। देखिए यहाँ पे टाउ बराबर हम लिख देते हैं, टाउ बराबर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर होता है, ये आपका सूत्र है। और टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ वेक्टर का मॉड बराबर हो जाएगा PE साइन थीटा, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका ये हो जाता है टाउ वेक्टर बराबर PE साइन थीटा, सॉरी मॉड नहीं, PE साइन थीटा टाउ वेक्टर बराबर, ऐसे करेंगे तो अब समझिए। अब मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें P यानी कि द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है। P वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप
प्लस 3j कैप। हम इसमें बस आपको क्रॉस करना सिखा रहे हैं, इस सूत्र से मतलब मत रखिएगा। इस सूत्र मान लीजिए ऐसे होता है, हम बस क्रॉस करने के लिए सिखा रहे हैं, इसलिए इस सूत्र लाए हैं। ठीक, तो ये कोई वेक्टर है p बराबर यानी कि 2i कैप 3j कैप और माइनस k कैप, ये हो गया। और ई वेक्टर बराबर जो है वो दिया हुआ है, वो आपको दिया हुआ है क्या, मान लीजिए कि 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये दिया हुआ है। तो अगर हमको क्रॉस निकालना है, p क्रॉस e, तो टाउ बराबर हम जानते हैं कि p वेक्टर और क्रॉस e वेक्टर होता है, ये हम जानते हैं। ठीक, तो ये अगर हम जानते हैं तो हमको ये पता करना है कि साइन थीटा, अगर हमको थीटा न दिया हो तब क्या करेंगे। अभी तो मान लीजिए थीटा दिया हो, परिमाण निकालेंगे, तुरंत गुणा कर देंगे। अभी पिछले वाले में भी अगर मान लीजिए थीटा नहीं दिया होता तो क्या करते हैं, तब हम वेक्टर रूप में ही लिख देते हैं। देखिए एक चीज़ हम आपको बताना भूल गए हैं, थोड़ा सा बता दें। पिछला जो क्वेश्चन दिए थे, पिछला क्वेश्चन ए वेक्टर कुछ था और बी वेक्टर कुछ था ना। तो अगर हम किसी वेक्टर में डॉट करते हैं, ए डॉट बी करते हैं, तो डॉट में क्या होता है, डॉट अगर हम डॉट करें तो अगर मान लीजिए कि ए वेक्टर बराबर कुछ दिया था 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 3k कैप, ऐसे कुछ दिया था। बी वेक्टर बराबर दिया था i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ऐसे कुछ दिया था। ये मान लीजिए कोई वेक्टर दिया था, इसका क्रॉस निकालना है तो डॉट निकालना है, ए डॉट बी निकालना है। ए डॉट बी अगर निकालना है, इसमें थीटा नहीं दिया हुआ है, हम जानते हैं कि ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा होता है, लेकिन इसमें थीटा तो दिया ही नहीं है। तब क्या करेंगे, तो ए और बी का मान रख देंगे। तो ए और बी का मान कितना है, 2i कैप है और प्लस 4j कैप है, किसका मान, ए का मान है, फिर माइनस 3k कैप है। फिर क्या करेंगे, कोष्टक में बंद करेंगे, डॉट लगाएंगे, फिर इस वेक्टर का मान लिखेंगे, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, लिख दिए। अब एक चीज़ याद रखिएगा, जब हम डॉट करते हैं तो सेम जो होता है उसका डॉट जो होता है वो 1 होता है। डॉट करते हैं तो 1 होता है, सेम का डॉट, यानी i का i के साथ डॉट 1 होगा, j का j के साथ डॉट 1 होगा, k का k के साथ डॉट 1 होगा। ठीक, ये आप इतना याद रखिएगा। और किसी का इधर उधर करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। जैसे i का j के साथ करेंगे, i कैप का j कैप के साथ अगर डॉट करते हैं तो 0 हो जाएगा, j का k के साथ करते हैं डॉट तो भी 0 हो जाएगा, i का आप k कैप के साथ डॉट करते हैं तभी भी 0 हो जाएगा। तो सेम जो है 1 होता है डॉट में, सेम का अगर डॉट करेंगे तो 1 होगा, और अगर अलग अलग है उसका डॉट करेंगे तो 0 होगा। ये होता है डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, डॉट का मतलब गुणा, अगर आई का गुणा एक के में करेंगे तो 1, जे का 1, के का 1, किसमें, डॉट प्रोडक्ट में। याद रखिएगा डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई का गुणा 1, जे का गुणा 1, के का गुणा 1, और अगर अलग अलग होगा तो उसका गुणा 0 हो जाएगा बस। अब यहाँ क्या करना है, 2i कैप और i कैप का गुणा 1, तो 2 × 1 क्या हो जाएगा 2, और i कैप × i कैप। देखिए यहाँ पे i कैप के सामने क्या है, 1 है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 2 एक नम 2, और i कैप का i कैप के साथ गुणा तो 1 होता है, i कैप के i कैप के साथ गुणा 1 होता है, प्लस लगाइए। 4, अब कहेंगे कि 2 का j के साथ करिए, तो बाबू i j 0 हो जाएगा, तो ये सब 0 हो जाएगा। k का i के साथ करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा, तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो यहाँ पे हम फिर j का j के साथ करेंगे, 4j का 1j के साथ, तो 4 एक नम 4, और j का j में 1 हो जाता है, आप जानते हैं j का 1 हो जाता है। यहाँ पे -3 और +1 के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 एक नम 3, 1, और k कैप का k कैप के साथ गुणा 1, ख़त्म हो गया। ठीक, ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। अब इसका परिमाण कितना आएगा, तो 2 और 4 6, और -1 5, कितना आ गया 5। समझ में आया, i का i के साथ गुणा कर दीजिएगा, j का j के साथ, k का k के साथ, ख़त्म बात। और सबका i j के ख़त्म हो जाएगा, कहाँ से कि इन सब का गुणा 1 होता है डॉट प्रोडक्ट में। लेकिन अगर आप यहीं क्रॉस में जाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकालने जाएंगे, तो यहाँ पे गड़बड़ा जाता है। क्या गड़बड़ाता है, यहाँ पे हो रहा था i डॉट i का गुणा 1, j डॉट j का गुणा 1, ये हो रहा था, लेकिन यहाँ पे सेम एकदम उल्टा हो जाता है।
आई डॉट आई का गुणा हो जाता है, यहाँ पे क्रॉस अगर लगा हो तो ये हो जाता है 0। जे और क्रॉस जे लगा हो तो वो 0। वहाँ पे क्या लगा था, डॉट लगा था। के क्रॉस के लगा हो तो वो भी 0 होता है। ये नियम होता है वेक्टर को सॉल्व करने का। ये मत पूछिएगा कहाँ से आता है, ऐसे समझा सकते हैं, लेकिन ये जो समझाएंगे तो ये लेक्चर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जहाँ आई और जे का क्रॉस करेंगे तो ये 1 आएगा। इसमें जो अलग अलग होते हैं वो 1 आते हैं, और उसमें क्या था, जो सेम सेम थे वो 1 आ रहे थे। तो अगर क्रॉस किया जाएगा तो अलग अलग का 1 आएगा, और अगर डॉट किया जाएगा तो सेम सेम का 1 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे याद रखिएगा। अब अगर हमको पी ई साइन थीटा निकालना है, टाउ बराबर होता है पी वेक्टर डॉट ई वेक्टर, यही होता है ना। लेकिन हमारे पास साइन थीटा भी होता है, अगर परिमाण निकाल के करना हो तो साइन थीटा लगा देंगे, लेकिन थीटा मालूम ही नहीं है। चलिए देखते हैं क्या करेंगे। परिमाण सेम वैसे ही निकलता है। पी वेक्टर का परिमाण निकालना हो तो रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये कर देंगे, आपका परिमाण निकल जाएगा। ठीक, अब चलिए इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं। तो P और क्रॉस E जो होता है यही टाउ के बराबर होता है, ये जानते हैं। तो P क्रॉस E टाउ के बराबर लिख दिए, और यहाँ पे इसका लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप, P का मान रख रहे हैं, माइनस k कैप, ये हम P का मान रख दिए, और क्रॉस है बीच में क्या लगा होता है, यहाँ पे क्रॉस लगा है। फिर E वेक्टर का मान रखिए 4i कैप प्लस 3j कैप और प्लस माइनस के कैप। अब इसको सॉल्व करने का तरीका अलग होता है। सेम सेम का याद रखिएगा 0 हो जाता है, सेम सेम का 0, सेम सेम का 0, और अलग अलग का अलग अलग के साथ 1 होता है। बस इतना याद रखिएगा। अब क्या करते हैं, इसका सारणी विधि एक होता है इसको सॉल्व करने का। कैसे सॉल्व किया जाता है, तो पहले यहाँ पे सारणी बनाइए। ये हो गया आपका सारणी। यहाँ पे लिखिए आई कैप, यहाँ पे लिखिए जे कैप, और यहाँ पे लिखिए के कैप। आई के सामने आई का दोनों का मान रखिए, 2 का इसके पी का मान जो है 2 है आई के सामने का, और इसका ई का जो मान है वो 4 है। इसमें देखिए चिन्ह के साथ ही इसमें मान रखा जाता है बाबू, ध्यान रखिएगा आप, चिन्ह के साथ ही इसमें मान रखना होता है। जे का यहाँ पे जे कैप है, जे कैप, इसका जे का मान कितना है 3, और इसका जे का मान कितना है 3, कोई दिक्कत नहीं। इसका के का मान है -1, इसका के का भी मान -1 है। ठीक, ये हो गया आपका सारणी विधि हल करने का। अब तरीका बता रहे हैं, ये आप मान रख दिए, लिख दिए मान, खत्म बात। अब आगे इसको हल कैसे किया जाता है, पहले लिखिए आई कैप, फिर एक सारणी बनाइए। अब इस सारणी में आई कैप के दोनों लाइन को हटा दीजिए, जो बच रहा है वो लिख दीजिए। आई कैप के सामने ये लाइन, आई कैप के सामने जो भी लाइन पड़ रहा है उसको हटा दीजिए। आई कैप के सामने ये लाइन काट दीजिए। बचा क्या, 3 1 1, ये लिखिए 3 -1, ये हो गया, और इसको लिखिए 3 -1, ये सारणी बन गया। आई कैप के सामने वाले लाइन को हटाइए, इधर वाले लाइन को हटाइए, जो बीच में बच रहा है उसको लिखिए, माइनस फिर लगाते हैं, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप होता है। आगे चलिए, आगे अब जे कैप के सामने जो भी लाइन पड़ रहा है वो हटा दीजिए, ये लाइन और ये लाइन हटा दीजिए। अब क्या बचा, 2 -1 और 3 -1, 4 और -1, 2 -1 और 4 -1, ये बच रहा है, प्लस के कैप लिखिए। आप साथ साथ सॉल्व करेंगे तो अच्छा रहेगा और अच्छा रहेगा। देखिए के कैप के सामने जो लाइन पड़ रहा है ये लाइन, ऊपर वाला हटा दीजिए, नीचे वाला ये लाइन पड़ रहा है हटा दीजिए। अब ये क्या बचा, 2 3 4 3, 2 3 और 4 और 3, ये बचा आपका। ठीक, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो थोड़ा सा हम ऊपर मिटा रहे हैं इसको सॉल्व करने का तरीका बताने के लिए। देखिए अब इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, इसको सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे गुणा कीजिए, पहले ऐसे, इसका इसके साथ और फिर इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। देखिए ऐसे घुमा दीजिए, ऐसे जाके ऐसे घुमा दीजिए। ठीक, अब इसका कैसे लिखेंगे, तो आई कैप, कोष्टक बनाइए, -1 का 3 के साथ तो -3 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस लगा दिया जाता है, और फिर कीजिए -1 का 3 के साथ, तो -1 का 3 के साथ क्या करेंगे, तो -3 और माइनस ये मिलकर के प्लस बन जाएगा। ये -3 आएगा, पहले से बीच में माइनस लगा होता है। ठीक, तो ये मिलकर के प्लस हो जाएगा 3। ठीक, अब चलिए -j कैप,
माइनस जे कैप लगाइए, इसका इसके साथ गुणा, फिर इसका इसके साथ गुणा, तो -1 का 2 के साथ गुणा, तो -2, फिर माइनस लगा था, पहले से माइनस चिन्ह यहाँ पे होता है, अब इसका गुणा कीजिए, -1 × 4, -1 × 4 कितना आ गया, -4, -4 और ये पहले से माइनस था, माइनस माइनस मिल करके प्लस यहाँ पे 4 आ गया, ठीक, प्लस की कैप होता है, ठीक है, ठीक। अब इसका इसके साथ कीजिए, 3 दूना 6 और फिर माइनस बीच में लगा होता है और 3 चौको 12, ये आ गया, ठीक। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आ गया 3 और 3, ये 0 आई कैप, ये 0 बन गया आई कैप, प्लस सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस जे कैप है, इसको घटाइए, इसको जोड़िए, घटाइए, क्या बनेगा, 4 2, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, 2 जे कैप, प्लस क्या बनेगा, के कैप, 12 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 6 जाएगा तो ये माइनस में आएगा, -6 के कैप, और माइनस माइनस मिल करके यहाँ पे माइनस प्लस मिल करके यहाँ पे माइनस, तो ये आ गया कितना, 0 आई कैप, 0 आई कैप को छोड़ दिया जा सकता है, 2 जे कैप -6 के कैप, ये इसका आंसर आ गया, ये टाउ का वेक्टर आ गया। समझ में आया, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। तो आशा है कि आप इसको समझे होंगे अच्छे से, इसको फिर 1-2 बार कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छे से आ जाएगा, नहीं आएगा फिर से एक बार थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये आपको डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह समझ में आया। अगर थीटा दिया होता तो क्या करते, अगर थीटा दिया होता तो यहाँ से हम मान निकालते और पी का मान यहाँ पे रखते, ई का मान रखते और साइन थीटा का मान रखते, हो जाता है हमारा। तो थीटा यहाँ पे नहीं दिया था, कोण नहीं दिया था, कोण अगर दिया होता तो हम क्या करते, पी का जो परिमाण है वो निकालते, वैल्यू निकालते। कैसे निकाला जाता है, तो रूट में कर देते 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर करके और निकाल लेते पी का मान, और ई का मान भी वैसे ही निकाल लेते और साइन थीटा रख करके सॉल्व कर देते, कोई दिक्कत नहीं आता उसमें। लेकिन इसमें दिक्कत है। अब चलिए, अब हम समझते हैं वेक्टर का घटक, किसी वेक्टर का घटक के बारे में समझते हैं। चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, घटक क्या होता है, ये पहले चैप्टर में ही यूज होगा, सदिश का घटक। अभी हमको लग रहा है इस लेक्चर में हम लोग बस सदिश ही पढ़ पाएंगे और कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर हो गया ये सदिश का घटक। अभी बच रहा है आपका ग्राफ और उसके बाद बच रहा है कैलकुलस, उसको हम एक ही लेक्चर में कवर कर देंगे। देखिए, ये हो गया आपका एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन हो गया, ये कोई वेक्टर हो गया, कोई वेक्टर, मान लीजिए बल है, ये कोई बल ऐसे लग रहा है, कोई बल ऐसे लग रहा है, कोई बल ऐसे लग रहा है, ठीक। इसका घटक अगर हमको एक्स अक्ष की दिशा में ज्ञात करना है, तो ये मान लीजिए थीटा कोण से झुका हुआ है, एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या होगा, एक्स अक्ष की दिशा में इसका घटक क्या होगा, ये ए वेक्टर है, इसका एक्स अक्ष की दिशा में घटक अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मान लीजिए ये इसका वाई की दिशा में ये घटक है, हमको नहीं कुछ मालूम है, तो हम कैसे निकालेंगे, हमको मालूम ही नहीं है कि इसका परिमाण एक्स अक्ष की दिशा में कितना जा रहा है, वाई अक्ष की दिशा में कितना जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक्स अक्ष की दिशा में अगर ज्ञात करना है तो इसको बेस मान लीजिए, इसको बेस। अगर अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, यहाँ पे समकोण त्रिभुज, और यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं, ये 90 डिग्री यहाँ पे भी बन रहा है। अब यहाँ पे अगर हम कहें कि cos थीटा बताओ बाबू कितना होगा यहाँ पे, तो cos थीटा आप कहेंगे कि जो cos थीटा होगा ए वेक्टर का मॉड, यानी कि इसका परिमाण, और सॉरी गलती हो गई, देखिए आधार बटा कड़ होता है ना, तो आधार बेस और बाई ए वेक्टर, यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा, ए वेक्टर का परिमाण यही होगा, ठीक। अगर हम कहें कि इसका घटक निकालना, यानी बी निकालना है हमको, बी का लंबाई, यही ना बी, यही बेस है, इस त्रिभुज का बेस है, यही हमको निकालना था, इसका मान निकालना था, तो यही हम cos थीटा कर दिए। अब कहे देखो बी का मान निकालना है, तो बी को इधर छोड़ दो, और ये ए वेक्टर का मॉड है, ये ए वेक्टर का मॉड कितना आएगा, ए आएगा, ए ना आएगा ए वेक्टर का मॉड, तो इस ए को इधर भेज दो, तो ए cos थीटा क्या हो गया, ए cos थीटा। तो किसी वेक्टर का कोण की दिशा में घटक उस वेक्टर के cos थीटा के गुणनफल के बराबर होता है, यही है ए cos थीटा, ए cos थीटा वेक्टर का जो परिमाण है और cos थीटा,
बस खत्म बात। तो यहाँ पे इसका घटक इधर आ गया a cos थीटा। यहीं पे अगर हमको इस दिशा में घटक निकालना होता तो इसको मान लीजिए ये क्या है, ये y है, ठीक, ये y है, y अक्ष की दिशा में घटक निकालना था, y अक्ष की दिशा में घटक निकालना है, इतना y है, स्मॉल y। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये थीटा, यहाँ पे देखा जाए तो ये 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा कैसे, ये 90 डिग्री, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, सब भूल जाइए, पीछे का भूल जाइए। देखिए हम क्या किए, अभी हमको मिला है बस क्या, हमको मिला है क्या, बस हमको मिला है अभी तक b बराबर, यानी कि x अक्ष की दिशा में घटक। अब y अक्ष की दिशा में हमको घटक निकालना है, तो y अक्ष की दिशा में घटक के लिए हम ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला, इसमें हमको ये 90 डिग्री मिल गया। अब हम जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज का कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो थीटा प्लस 90 डिग्री और प्लस ये कोण कितना होगा, तो 90 माइनस थीटा ये होगा बराबर 180, ये मिलेगा। तो ये कोण कितना हो गया, 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा, ये भी थीटा के बराबर हो गया, 90 माइनस थीटा, और ये पूरा कितना होता है 90, तो ये कितना हो जाएगा थीटा, समझ रहे हैं ना, ये कितना हो जाएगा 90 प्लस 90 पूरा पूरा है ये, और इसमें से ही घटा दीजिए 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा ये अगर घटा दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वही थीटा बचेगा, समझ रहे हैं ना, 90 माइनस थीटा घटाएंगे, 90 से 90 खत्म हो जाएगा और प्लस थीटा बचेगा। तो ये यहाँ पे अगर सॉल्व करेंगे तो प्लस थीटा बचेगा यार। देखिए कैसे, 90 और माइनस 90 में से कितना घटाना है, 90 माइनस थीटा घटाना है, ये घटाना है ना, तो आप अगर घटाएंगे तो 90 माइनस 90 और प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस थीटा, 90 से 90 खत्म हो गया, थीटा बचा, तो ये कोण कितना बचा, थीटा बचा। अब ये त्रिभुज देखेंगे तो ये कोण है कितना, सॉरी ये कोण है थीटा, और ये कोण है 90 माइनस थीटा। हमको 90 माइनस थीटा से कुछ लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पे क्या चाहिए, थीटा। अब यहाँ पे इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज को हम बाहर लाके बनाए हैं तो हमको मिला है ऐसा, ये थीटा है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये हो गया कर्ण। इस त्रिभुज में अगर हम साइन थीटा का अनुपात देखें तो साइन थीटा हो जाएगा y और बाई a, ये ना होगा ए वेक्टर का मॉड जो होगा ए प्राप्त होगा हमको। तो अगर हम कहें y निकालिए यहाँ से, तो y निकालेंगे a, इधर a का गुणा कर देंगे, a साइन थीटा। तो किसी भी वेक्टर का उसके कोण के विपरीत दिशा में घटक, y अक्ष की दिशा में घटक क्या होगा, साइन थीटा के गुणनफल के बराबर होगा उस वेक्टर के, और कोण के मतलब साथ वाला घटक क्या होगा, कॉस थीटा के गुणनफल के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि अगर कोण के साथ निकालना है घटक तो ए कॉस थीटा निकालेंगे, और इधर निकालना है तो ए साइन थीटा निकालेंगे। बस इतना ही हमारा वाई अक्ष की दिशा में घटक ए साइन थीटा, एक्स अक्ष की दिशा में ए कॉस थीटा। ठीक, तो ऐसा है कि आपको घटक के बारे में समझ में आया। अब घटक का फीलिंग एक्चुअली में क्या होता है, देखिए आप गुर्देल चलाते हैं, गुर्देल ऐसे गुर्देल रहता है, ऐसे रबड़ तानते हैं, ऐसे तानेंगे तो उसका परिणामी क्या होगा, बीच से जाएगा। अगर उसमें आप गोटी भरे हैं गुर्देल में तो ऐसे तान के खींचेंगे, बंदर मारने का यूज किया जाता है यार, तो ऐसे खींच के छोड़ेंगे ना तो गोटियाँ आगे बीचे में से निकलेगा। लेकिन बल कैसे लगा था, यहाँ से दुनू रबड़वा निकला था, दुनू रबड़वा खिंचाया था, मतलब बल एगो ऐसे था और एगो ऐसे था। तो बल काम कैसे किया, सीधा, लेकिन एक बल इधर था एक बल इधर था, तो दोनों बल का परिणामी बीच से गया। लेकिन घटक कैसा था, एगो हेन्नी घटक था, एगो हेन्नी घटक था, दोनों घटक को मिला करके और बीच से निकला। ठीक, तो ये परिणामी होता है और ये घटक होता है। घटक का मतलब जो दोनों कार्य कर रहा है, और बीच से निकला वो परिणामी है, यानी जो रिजल्ट मिला है हमको। खत्म, यही है आपका वेक्टर। इतना ही आपको वेक्टर में पढ़ना था, ज़्यादा नहीं पढ़ना था, और मैथ में पढ़ना होता है, ये फिजिक्स में इतना डिटेल से नहीं पढ़ना होता है। तो आशा है कि आप इन चीज़ों को समझे होंगे, आप सदिश समझे होंगे, उसके बाद सदिश के प्रकार समझे होंगे, सदिश का घटक समझे होंगे, सदिश का डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये सभी चीज़ें आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कैलकुलस के बारे में और ग्राफ के बारे में। यही दो चीज़ें बच रही हैं हमारा, ग्राफ और लॉगरिथम एक बच रहा है, लॉग, लघु गुणक जिसको बोलते हैं, कभी कभार आ जाता है, उसको भी पढ़ा जाएगा।
तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कोशिश किया जाएगा कि नेक्स्ट लेक्चर में ख़त्म हो जाए, नहीं होता है तो फिर एक और लेक्चर लिया जाएगा, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, कवर हो जाएगा हमारा सिलेबस। तो अगर हम बेसिक मैथ अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो हमारा फिजिक्स बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आशा है कि आप समझे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।